मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेकंड यूनिट सोल प्रोप्राइटर और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्योंकि हमने पिछली वाली वीडियोस में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का डिफरेंस करा था, बेसिक मीनिंग। देन उसके बाद हमने फीचर्स करे थे कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है। अब हम करेंगे कि उसका नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। देखो, अगर हम लोग ये कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर है, या आप एक केमिस्ट शॉप खोल रहे हो या कोई भी ऐसी सिंगल हैंडेडली कोई भी ऑपरेट करने वाली शॉप खोल रहे हो, तो आपको उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे। कि जैसे जैसे उन्होंने लिखा भी है यहाँ पे कि सीक्रेसी ज़्यादा है, अपने आप डिसीजन ले सकते हो, जल्दी डिसीजन ले सकते हो, कोई आप लोगों का ज़्यादा डिस्प्यूट जो झगड़े वगैरह वो नहीं होंगे। इस तरीके के हमें बेनिफिट तो हैं, साथ ही साथ हमें उसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि एक ही इंसान के पास अगर ज़्यादा पैसा है, मतलब जितना पैसा होएगा वो उतना ही पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उतनी बड़ी उसकी शॉप होएगी। अगर किसी पर्सन के पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब वो शॉप जो है ऑपरेट नहीं कर सकता या ओपन नहीं कर सकता। तो ये उसका डिसएडवांटेज भी है। इसके अलावा और भी इसके नुकसान हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, सोल ट्रेडर है, उसके मेरिट्स क्या हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटर क्या था। सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें एक ही पर्सन बिजनेस को मैनेज करता है, एक ही पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है, प्रॉफिट शेयर करता है, लॉसेस जो है वो डिवाइड क्या, वो उसके खुद के ही प्रॉफिट्स होते हैं, और उसकी लायबिलिटी जो उधार है वो भी वो खुद ही क्या करेगा, पे ऑफ करेगा। हमने 4 चीज़ें करी थी ना। ये हम जब भी बात करेंगे, चाहे हम सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग जो है पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, चाहे किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं बेसिक जो हम लोग क्या किस चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करी थी कैपिटल की, लायबिलिटी की, ठीक है, प्रॉफिट की या लॉस की, या एक हमने लास्ट में बाद में भी करा था, मैनेज कौन करेगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये एक ही पर्सन कर रहा है, वो कौन है, उसको क्या हम कहते हैं, सोल ट्रेडर। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हम लोगों ने हमेशा मीनिंग में डिस्कस करनी है। क्लियर हो गया सोल प्रोप्राइटर, एक बार रिवाइज हो गया कि मीनिंग क्या है। अब हम इसके क्या करेंगे, मेरिट्स। सबसे पहले इन्होंने ये लिखा है क्विक डिसीजंस। अगर एक ही पर्सन ने डिसीजन लेना है, उसका या तो डिसीजन होएगा हाँ या होएगा ना। मतलब उसको इतना ज़्यादा सर्च करने की, दूसरों की एडवाइस लेने की, सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ कंपनी की, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में कितने ज़्यादा पर्सन हैं, कितने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, मोर देन 100 मेंबर्स होते हैं। तो कहते अब सबसे क्या मुझे लेनी पड़ेगी, एडवाइस लेनी पड़ेगी। कोई बोलेगा कि एक्सपैंड कर लो बिज़नेस को, कोई बोलेगा एक्सपैंड ना करो, कोई बोलेगा बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट कर लो, बाहर से चीज़ें बाहर को एक्सपोर्ट कर दो, या बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, तो ये करेक्शन थी। तो इस तरीके से मतलब हर किसी का अपनी एक एडवाइस है, अपना एक सजेशन है, तो एक पर्सन को सब कुछ सुनना पड़ेगा। देन कहते डिसीजन लेने में आपको टाइम लग सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस तरीके का ये जो डिसएडवांटेज है, ये सोल प्रोप्राइटर में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एडवांटेज लिखा है कि वो सिंगल हैंडेडली वो सब काम करेगा, उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो किसी से भी कंसल्ट नहीं करेगा। इसका मतलब वो जो डिसीजन ले सकता है वो बहुत जल्दी लेगा एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है सीक्रेसी। हमने ये पहले पॉइंट डिस्कस करा था जब हमने डिफरेंस करा था पार्टनरशिप का और सोल प्रोप्राइटरशिप का। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या है कि जब एक ही पर्सन है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर है, सारे जो हम बोल सकते हैं कि सीक्रेट है, सारी बातें जो एक ही पर्सन को पता है, तो वो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगी, वो कभी भी उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। डिस्क्लोज़ करना क्या होता है, बताना किसी को। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, इफ़ सोल ट्रेडर इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ हिज बिजनेस। अगर एक इंसान सोच रहा है कि वो बिजनेस को एक्सपेंड करेगा, देन दिस थॉट विल रिमेन कन्फाइंड टू हिम। कन्फाइंड यानी कि उसके तक रहेगा, ये बात सिर्फ उसके तक रहेगी। मान लो मैंने सोचा है कि मैं अपना बिजनेस बढ़ा रही हूँ, तो मेरे साथ कोई और पार्टनर तो है ही नहीं, या मेरे साथ कोई और कंपनी के मेंबर्स तो हैं नहीं, शेयर होल्डर है ही नहीं। तो मैंने जो सोचा है वो सिर्फ मेरे तक ही बात रहेगी।
ठीक है, वो खुद ही उसको प्रैक्टिकल शेप देगा, मतलब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेगा। उसके कॉम्पिटिटर्स को कभी भी नहीं पता चलेगा कि साथ वाला पर्सन क्या करने वाला है। ये आपको फिर किसका बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। ठीक है जी। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है डायरेक्ट मोटिवेशन। अब डायरेक्ट मोटिवेशन में क्या आता है? अ सोल ट्रेडर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर डूइंग द वर्क। पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, फिर बीच में से पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब ये है कि हमें फ़ायदा है। देखो, एक शॉप में, करियाना शॉप की बात करूँ या जैसे भी हम टेलर की, या बाकी मैंने जैसे भी एग्जांपल्स दी थी आपको, एक केमिस्ट शॉप की बात करूँ। अब मुझे पता है कि एक दिन में मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगी वो सारे का सारा पैसा कहाँ पे आएगा? मुझे ही मिलेगा ना। डायरेक्टली जितना मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी पैसा मुझे ही मिलेगा। और अगर ऐसा हो जैसे उस शॉप पे या करियाना शॉप पे कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको पता है वो सारा दिन मेहनत करेगा पर उसको वो सारा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसको क्या मिलेगी? वो फिक्स्ड पे। उसकी सैलरी फिक्स है ना कि 5,000 महीना मिलेगा। फिर वो चाहे दिन रात काम करे, सबसे एंड में जाए, सबसे पहले आए, उसको 5,000 रुपया ही मिलेगा। तो फिर सोल ट्रेडर को फिर क्या फ़ायदा है? कहते जब वो खुद काम करेगा तो उसको पता है वो पैसा उसके पास आने वाला है। डायरेक्टली वो मोटिवेटेड है, इसलिए वो ज़्यादा काम करेगा। पर जब मुझे ये पता हो, जैसे हम कंपनी की बात कर लें या फिर हम पार्टनरशिप की बात कर लें, तो फिर वहाँ पे क्या है? कहते पर्सन क्या करेगा? ठीक है, पार्टनरशिप लिखने वाली थी कि पार्टनरशिप की बात करें, वहाँ पे क्या है कि उनको पता है वो जितना मर्जी काम कर लें उनको क्या मिलने वाली है? फिक्स्ड पे। ये नुकसान है मुझे। ओके, अब बीच में से पढ़ते हैं। He is inspired by the fact that whatever profit he will get go into his pocket, sorry। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया कि वो जितना पैसा कमाएगा डायरेक्टली वो कहाँ पे जा रहा है? उसकी पॉकेट में जा रहा है। तो वो डायरेक्टली इस चीज़ से क्या है? मोटिवेटेड है। नेक्स्ट वन लिखा है पर्सनल कंट्रोल। आप मुझे ये बताइए कि सोल ट्रेडर जो है वो कर क्या रहे हैं? वो अकेला पर्सन है। ठीक है, हमने एक बात करी थी, जब मैंने वो 4 पॉइंट लिखे थे उसमें एक पॉइंट लिखा था मैंने मैनेज। अब ये मैनेज वाला पॉइंट आ गया, सॉरी, पर्सनल कंट्रोल वाला, कि वो मैनेज करेगा, खुद करेगा। जो डिसीजंस होंगे वो उसके खुद के होंगे। जो पॉलिसीज़ होंगी, जो ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, कैसे बेचना है कैसे नहीं बेचना, वो खुद कर रहा है सब कुछ। उसके ऊपर कोई हेड नहीं है उसका। कहते उसका कंप्लीट कंट्रोल होएगा बिजनेस के ऊपर। वो ऑनर है, वो मास्टर है, क्योंकि उसकी शॉप है, वही सब कुछ कर रहा है। सो ऑल द एम्प्लॉयज़ आर अंडर हिज कंट्रोल। जो भी वर्कर्स रखे हैं या उसने काम करने के लिए कोई एम्प्लॉय रखा है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, सो कोई भी केयरलेस नहीं होएगा अपने काम में, क्योंकि उसको पता है उनका हेड जो ऑनर है उनको देख रहा है। सो कितने जो वहाँ पे, सो इन दिस वे गुड वर्क इज़ पॉसिबल एट लेस कॉस्ट। तो उनको पता है कि जो भी काम होएगा वो कम कॉस्ट के ऊपर होएगा, क्योंकि उनके ऊपर उनका हेड है। उस हेड का नाम क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी, या सोल प्रोप्राइटर, और इट कुड बी एनीथिंग। ये जो भी आप जिसकी भी एग्जांपल दिमाग में रखी है उसका सोच सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है इजी फॉर्मेशन। हमने एक डिफरेंस करा था, और डिफरेंस में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर में रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी। पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक फिर पॉइंट करा था, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कि वो लीगल एंटिटी, लीगल बिजनेस जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अब इन्होंने लिख दिया। कहते फिर इसका मतलब ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाने में देखो कितना टाइम लगेगा। पहले लोन सेंशन कराओ, या आप लोगों को गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। अगर कोई आपकी, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दी है केमिस्ट शॉप की, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस के बिना आप लोग जो है दवाइयाँ नहीं बेच सकते, मेडिसिन नहीं बेच सकते। आपने देखा होगा आपके आसपास जो भी केमिस्ट शॉप है उसके ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐसे लिखा ज़रूर होएगा। मतलब वो क्या है, उनको अप्रूव कराना पड़ता है। ओनली देन दे कैन सेल। जो भी उन्होंने मेडिसिन सेल करनी है, किसी भी तरीके की मेडिसिन जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं सेल। सो कहते अगर मैंने टेलर की शॉप खोलनी है, अगर मैंने कन्फेक्शनरी कोई इस तरीके का कोई भी कुछ भी खोलना है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। ईजिली मैं ओपन कर सकती हूँ, ईजिली मैं उसको क्लोज कर सकती हूँ। सो नो सच फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है इट इज़ वेरी इजी टू इस्टेब्लिश सोल ट्रेड बिकॉज देर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट इट। लिख दिया इन्होंने, कोई लीगल फॉर्मेलिटी मुझे नहीं चाहिए किसी भी तरीके की।
ठीक है, मुझे रजिस्ट्रेशन करानी ही नहीं है इस केस में। सो आगे लिख ही दिया इन्होंने। सो बट इफ़ द बिजनेस इज टू बी स्टार्टेड वेयर देर इज गवर्नमेंट कंट्रोल, तो कहते हैं अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल ये केमिस्ट शॉप है, फिर आपको उसका क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस, आफ्टर गेटिंग लाइसेंस, ठीक है, तो आप लोग जो है बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हो, वो सोल ट्रेडर, क्योंकि केमिस्ट शॉप भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आती है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। डन, ये मुझे फ़ायदे थे सोल प्रोप्राइटर के। अब मैं डिस्कस करूंगी नुकसान क्या है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का। फर्स्ट वन लिमिटेशन लिखी हुई है उन्होंने, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करा। एक इंसान के पास, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ सोल प्रोप्राइटर की, एक सोल प्रोप्राइटर के पास जितना पैसा होएगा वो उतना ही पैसा लगा सकता है। क्योंकि एक पर्सन को देखो, फॉर एग्जांपल मैंने कोई शॉप खोलनी थी, मेरे पास मेरी सेविंग्स पड़ी थी, मैंने लगा दी, बैंक में कुछ पैसा पड़ा था, लगा दिया, अब और बिजनेस को बढ़ाना है तो मैं लोन ले सकती हूँ, 20 लाख का फॉर एग्जांपल ले लिया। अब इसके बाद और बिजनेस को बढ़ाना है तो क्या दोबारा बैंक मुझे लोन दे देगा जब मैंने पहले ही रीपे नहीं करा? तो एक लिमिट ऐसी आती है कि आपके पास पैसा जो है, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ करा है फाइनेंशियल रिसोर्स, वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की तो वहाँ पे क्या है, पार्टनर्स हैं, मोर देन 2% और लेस देन 50% होंगे। तो उन सब मिलके क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, सबके रिलेटिव्स हैं, सबकी सेविंग्स है, सब अपना अपना लोन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज आपको पार्टनरशिप में मिलेगा, पर ये डिसएडवांटेज कहाँ पे हो गया, सोल प्रोप्राइटर में। एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है, जब रीड करोगे, मैंने आपको पहले ही बोला था जब सोल प्रोप्राइटर चैप्टर स्टार्ट करा था कि इसके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस ध्यान से कर लेना, क्योंकि अगर एक चैप्टर ये सोल प्रोप्राइटर आपको तरीके से समझ में आ गया है ना, तो आपका पार्टनरशिप और कंपनी चैप्टर सेम एज इट इज़ आपका हो जाएगा। क्योंकि जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स बन जाएंगे पार्टनरशिप के, जो इसके मेरिट्स है वो डिसएडवांटेज बन जाएंगे पार्टनरशिप के, बस इतना सा फ़र्क है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं दोनों चीज़ों को साथ साथ में कंपैरिजन कर रही हूँ कि जब मैं वो चीज़ आपको पढ़ाऊँगी पार्टनरशिप के लिमिटेशंस या मेरिट्स, आपको मैं इसके साथ रिलेट करके बताऊँगी, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने इसका क्या पढ़ा, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज पढ़ा कि आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो अपने ही आप यूज़ कर सकते हो, या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हो, और आगे वो भी क्या लिख दिया, वो भी कहते हैं लिमिटेड, बैंक आपको ज़्यादा लोन भी नहीं दे सकता, ठीक है जी। सो अ सिंगल इंडिविजुअल जनरली कैनॉट हैव बोथ दीज रिसोर्सेज सो दैट ही कैन एक्सपैंड बिजनेस, कि वो बिजनेस एक्सपैंड कर ले या अपना ट्रेड है उसको बढ़ा ले, इतना ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं होता। ये हो गया इसका लिमिटेशन, नुकसान हो गया। तो ये पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पे जाएगा, पार्टनरशिप में। सेकंड उन्होंने ये लिखा है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। लाइफ जो है बिजनेस की, बिजनेस कब तक चलेगा, कहते ये लिमिटेड है। क्यों, कहते जब डेथ हो गई, सोल ट्रेडर की बात करें ना, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही पर्सन है, जब ऑनर की डेथ हो गई तो बिजनेस कौन चलाएगा, ठीक है, तो एक ना एक दिन वो कहते बंद हो जाएगा। इन्होंने आपको, अब आपके दिमाग में चलेगा कि वहाँ पे उसके घर वाले हो सकते हैं किसी भी तरीके से, और आप इसको रिलेट कर सकते हो, तो उन्होंने दोनों चीज़ों की एग्जांपल यहाँ पे दी है। सो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये कहाँ से आएगा, हाँ जी, यहाँ पे लिखा है कि अगर वो बीमार वगैरह हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस जो है या तो कहते बंद करना पड़ेगा, या कुछ टाइम के लिए उसको एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके वो हैंडल करेंगे बिजनेस की, ठीक है। वो पढ़ लीजिए, यहाँ पे ये सारी लाइन्स जहाँ पे मैं डॉट डाल रही हूँ, यहाँ पे ये पढ़ते जाना। या तो कहते हैं आइदर टू लीव द बिजनेस अंडर द केयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज और हैज़ टू क्लोज द इस्टेब्लिशमेंट फॉर सम टाइम, या तो बंद करनी पड़ेगी या एम्प्लॉयज़ चलाएंगे। अब आप किसी शॉप पे जाते हो, उसका ऑनर वहाँ पे नहीं है और एम्प्लॉयज़ वहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं या वर्कर वहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऑनर कहाँ पे है, जब अंकल आएंगे हम दोबारा से चीज़ें लेने आएंगे। तो कहीं ना कहीं आगे इन्होंने ये चीज़ लिख दी, तो कस्टमर क्या हो जाएंगे, वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि जिस पर्सन से वो चीज़ें लेना चाहते हैं या जो उनको कंसल्ट करते हैं ऑलवेज, वो नहीं है वहाँ पे। तो ये कहते हैं इसलिए जो बिज़नेस की लाइफ है वो क्या है, कम है, कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि उसका ऑनर ही क्या है, एक, अगर उसकी ही डेथ होगी तो बिज़नेस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर वो बीमार हो गया तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट और सेल्स वहाँ पे क्या हो जाएंगी, इम्पैक्ट करेंगी, वो रिड्यूस हो सकती हैं। नेक्स्ट लिखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी।
जिनको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, इससे पहले फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडर ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने डिटेल में इस पॉइंट को एक्सप्लेन करा है। मैं दोबारा करूँगी यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, बट आप दोबारा से वहाँ पे अगर यहाँ से ना समझ में आए तो फीचर ज़रूर चेक कर लेना। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, लायबिलिटी क्या होती है? उधार। कहते अब उधार का कोई भी लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर मैंने 10,000 जो है वो लोगों से उधार लिया है तो मुझे 10,000 ही पे करना पड़ेगा। अगर 10,000 प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं किसी का पैसा पे नहीं करूँगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम जो है बाहर से अब बढ़ा देते हैं। मान लो 10,000 मैंने कहीं से लोन लिया या किसी से उधार लिया था और मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000, नहीं कम करते हैं अभी, 10,000 जो था हमारा, हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और हम लोगों ने जो हमें प्रॉफिट हुआ और उधार जो था वो मेरा कितना था? वो 10 लाख था, या 10 लाख या 1 लाख था। तो अब मैं ये थोड़ा ना बोल सकती हूँ कि मुझे जितना प्रॉफिट हुआ है मैं उतना प्रीपे करूँगा और बाकी का जो भी आपका 90,000 है वो मैं क्या कर दूँगा? नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं पे करूँगी। आप नहीं बोल सकते। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी आप लोग बेचोगे, उसके लिए और क्या कर सकते हो आप? मतलब आपका जो भी स्कूटर है, आपकी एक्टिवा है, कार है, घर है, वो सब बिक जाएगा। चलो सब कुछ बेच दिया, स्टिल आपका ये 90,000 का लॉस कंप्लीट नहीं हुआ। फिर भी मान लो कि आपका कुछ ना कुछ पैसा रहता है, आपने अभी तक पे नहीं करा, उधार है, फिर बैंक आपको क्या कर देगा? बैंकक्रप्ट कर देगा। मतलब जिसको बोलते हैं ना, आपकी डीलिंग ना, आपके अकाउंट सीज हो जाएंगे, ना तो आप पैसा पे कर पाओगे किसी को, ना ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। हमने ये सारी चीज़ें पहले करी हुई हैं। सो यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो कहते हैं ये इसका क्या है? एक इनहेरेंट क्वालिटी है जो कि बहुत मतलब आपका डिसएडवांटेज है इसका, दैट द सोल ट्रेडर हैज़ टू फेस द इंटायर रिस्क ऑफ द बिजनेस इफ़ अनफॉर्चुनेटली, यहाँ से इन्होंने आगे बात करी है, इफ़ अनफॉर्चुनेटली द बिजनेस फेल्स ही, उसका आगे लिखा है कि वो सारा कुछ वो क्या कर देगा? ख़त्म हो जाएगा, वो उसका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि उसकी हाउस होल्ड या डोमेस्टिक थिंग्स हैं वो भी बिक जाएंगी। सो ये कहीं ना कहीं हर्डल है उसकी डेवलपमेंट में, अदरवाइज तो नहीं। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, कंपनी में भी आपके पास जो हैं वो लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? कहीं ना कहीं से लॉस कंपनसेट कर सकते हो। बट सोल ट्रेडर में आपको ही पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे करोगे, हाउस होल्ड थिंग्स मतलब या तो आपकी डोमेस्टिक, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसके बाद बैंक आपको क्या कर देगा? बैंकक्रप्ट कर देगा, ठीक है, डिक्लेयर कर देगा। लास्ट में लिखा है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक पर्सन है, सोल ट्रेडर है, या तो वो कैश में अच्छा होएगा, मतलब कैश हैंडल करने में अच्छा होएगा, या वो डीलिंग करने में अच्छा होएगा, या वो चीज़ों को परचेज करने में अच्छा होएगा, या उसके पास पैसा ज़्यादा है। अब सारी क्वालिटीज़ एक ही पर्सन में हों, कहते वो ज़रूरी नहीं है। मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब ये है कि मैनेज करना। अब वो सब कुछ नहीं मैनेज करता, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, अब देखो एक ही पर्सन में सब क्वालिटीज़ तो होने वाली नहीं है। हो सकता है कि वो, उसके पास पैसा है, हो सकता है कि उसके बाहर एक्सटर्नल सप्लायर्स के साथ या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ बड़ा अच्छा लिंक है, बट उसको लोगों के साथ डील नहीं करना आता, तो ये भी नुकसान है। तो कहते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आपको पार्टनरशिप में नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर वहाँ पे 10 लोग हैं ना, कोई पैसा हैंडल कर सकता है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, कोई डील कर लेगा, कोई अकाउंट्स मेंटेन कर देगा, कोई कुछ करेगा, तो वहाँ पे ऑप्शंस जो है, नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। इन्होंने लिख ही दिया है, जनरली जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है सारे फंक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, कहीं ना कहीं वो लैक करेगा ही करेगा। सो ही हैज़ टू फेस मैनी मैनेजरियल एंड अदर प्रॉब्लम्स एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हिज डिसीजन गेट इम्बैलेंस। तो सारे डिसीजन उसको खुद लेने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो जाएगा, या तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा, या वो गलत डिसीजन जल्दी जल्दी में ले सकता है, या उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं हो सकती। तो कहते हैं ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज, ठीक है जी। सो आप लोग इसके अलावा स्प्लिट कर सकते हो, कोई पॉइंट आप करना चाहो, इसके बाद एडिशनल पॉइंट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, और अगर नहीं भी लेना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में हम लोग जो है दोबारा से पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स आप लोगों को कम ज़्यादा लगेंगे हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, ठीक है।